हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले चैप्टर के बारे में बताया गया है, सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। जो सामाजिक विविधता होती है, विविधता यानी कि खान पान में जो अलग अलग होते हैं, पहनावा अलग अलग होता है, जाति, धर्म, भाषा, इन सब के आधार पर जब हम अलग अलग होते हैं फिर भी एक समाज में मिलकर के रहते हैं तो हम उसको सामाजिक विविधता कहते हैं। जैसे कि हम अपने भारत में देख सकते हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु। तो इस प्रकार से ये हमारी सामाजिक विविधता है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारी भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारत में एक जो कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें सामाजिक विविधता का क्या योगदान है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, इनमें भेदभाव भी हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकारी या नुकसानदेह हैं या क्या है, मतलब हानि होगी इससे या लाभ होगा, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लैंगिक मसले और राजनीति, ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। स्त्री शक्ति का उद्घोष करता बंगाल का एक पोस्टर, जो कि बंगाल में लगाया गया था, तो बंगाल में लिखा हुआ है जो भी है। श्रम का लैंगिक विभाजन किस प्रकार से होता है, तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतों के होते हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराए जाते हैं, वो होते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन जो किया जाता है। तो अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से कर दें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। जो सामाजिक लैंगिकता है उसमें हमें असमानता देखने को मिलती है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमियां होती हैं। यानी कि हम देखते हैं जो स्त्री और पुरुष को बांट करके देखा जाता है, उसमें कोई प्रकृति का रोल नहीं होता है। प्रकृति ने तो अपने अपने तरीके से दोनों को पैदा कर दिया है, लेकिन जो समाज है उसमें रूढ़िवादियां बन जाती हैं। स्त्रियों को यही काम करने होते हैं, पुरुष को यही काम करने होते हैं। इस प्रकार से इनका सामाजिक विभाजन कर दिया जाता है, और जिसके आधार पर क्या होता है कि हमें असमानता और भेदभाव वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो निजी और सार्वजनिक का विभाजन किस प्रकार से है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यानी कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों में फर्क करना शुरू कर दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि जो लड़के हैं वो इस प्रकार के ही काम करेंगे, उनको रोना नहीं है, वो मजबूत होते हैं। लड़कियां रोती हैं, कमजोर होती हैं, वो इस प्रकार के काम करेंगी, वो घर के अंदर रहेंगी। सारी रूढ़िवादियां जो हैं, जो समाज अपने दिमाग में बसा कर बैठा है, और वही बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से चलती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। जबकि ये जरूरी नहीं है, प्रकृति ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि जो मर्द हैं वो घर के बाहर का ही काम करेंगे, औरतें हैं घर के अंदर का ही काम करेंगे। ये सब हमारे समाज ने बना दिया। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। हम देखते हैं जो टेलर होते हैं वो बाहर काम करते हैं, दूसरों के कपड़े सीते हैं, लेकिन यही काम घर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानते हैं ये काम सिर्फ फीमेल का है। जो औरतें हैं वो इन्हीं कामों को करती हैं, इस काम को पुरुष नहीं करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना हो ऐसा भी नहीं है। गाँवों में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में
खटने का तक का काम करती हैं। जो महिलाएं हैं वो भी गाँवों में हम देखते हैं फसलों के टाइम पर फसल काटती हैं और जो निराई वगैरह होती है वो सब करती हैं। तो महिलाएं भी घर के बाहर हमें काम करती हुई नजर आती हैं। पुरुष ऐसे काम करते हैं जो घर में नहीं करते लेकिन पैसों के लिए बाहर करते हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। यानी कि महिलाएं दिन रात अपने घर में काम करती हैं, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि ये सुबह 5 से लेकर के और शाम के 6 बजे तक करेंगे, नहीं, कोई लिमिट नहीं होती। रात के 12 बजे तक भी काम करती हैं और उनके लिए ना तो उन्हें कोई श्रेय दिया जाता है, ना ही कोई तनख्वाह मिलती है, इसलिए उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। यानी कि इस प्रकार से जो समाज को बांटा गया महिलाओं और पुरुषों के बीच में, तो हमने देखा जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही रह गई, जो पुरुष हैं उनको बाहर का काम सौंप दिया गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। यानी कि जो हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उसमें महिलाओं की आबादी जो है वो बहुत कम होती है। खासतौर पर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति में आज भी महिलाएं बहुत कम हमें नजर आती हैं। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। जो महिलाएं थी पहले तो उन्हें किसी सभा में बैठने की इजाजत तक नहीं थी, मर्दों के सामने आने की इजाजत तक नहीं थी। अभी तो इतना हो गया है कि जो महिलाएं हैं वो पढ़ करके आगे जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे जो समाज है उसमें इतनी अच्छी सिचुएशन महिलाओं की देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। हमने देखा महिलाएं जब हमारा जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में जो महिलाओं के आंदोलन शुरू हुए थे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सारी चीजें महिलाओं ने संभाली थी, पूरा आर्थिक से लेकर के पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, क्योंकि जो मर्द थे वो तो युद्ध में चले गए थे। इसके बाद से महिलाओं को अपनी जो वैल्यू है वो समझ में आई कि वो किसी भी काम को कर सकती हैं। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। जब वोट का अधिकार उन्हें दिया गया तो उन्हें अलग अलग अधिकारों की मांग उठाई गई थी। आदर्श स्त्री की कुछ बानगी जो हम सोचते हैं कि आदर्श स्त्री इस तरह की होती होगी। टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, जो टीवी सीरियल हैं वो ये मानते हैं कि आदर्श दर्शक होंगे। फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, मतलब अगर महिला चाहिए तो सुंदर ज्यादा होनी चाहिए। समाज के लिए आदर्श गृहिणी, जो पूरे घर को अच्छे से संभाले, किसी को पलट कर जवाब ना दे, पूरे घर के काम काज करे, वही आदर्श स्त्री होती है। भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, जो कि उनके लिए बहुत सारा दहेज और पैसा लेकर के आए। नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी उनको चाहिए होती है। तो इस तरह से हमारा समाज बटा हुआ है। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। यानी कि जो आंदोलन महिलाओं के लिए किए गए उनको नारीवादी आंदोलन कहते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। हालांकि हम इन सारे प्रोफेशनल में जो है महिलाओं की भागीदारी देखने को हमें मिलती है। यहाँ तक कि अब हमारे एनडीए जैसी संस्था जो है, आर्मी वगैरह में भी महिलाएं जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी परसेंटेज है, जो नंबर है, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना पुरुषों का। यहाँ तक कि बराबरी तक का नहीं पहुँच पा रहा है। जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। पहले से ही ये जो देश हैं कुछ, इनमें महिलाओं की भागीदारी जो है शुरू से ही ऊँची रही है, जबकि हमारे यहाँ काफ़ी बाद में अब जाकर के चीज़ें हो रही हैं। अगर यहाँ पर हम काम के घंटे देखें पुरुषों के और महिलाओं के बीच में समय का उपयोग दैनिक घंटे और मिनट में, तो गतिविधियाँ देखें तो आमदनी वाले काम जिससे पैसा आता हो, पुरुषों में जो है 6 और महिलाओं में, ये दिन के घंटे हैं,
महिलाओं में 2 घंटे 40 मिनट। घर के जो काम है उसमें जो पुरुष हैं उनकी भागीदारी 0.53 होती है, और इसमें 5 महिलाओं की, गप्पेबाजी में 1.25 महिलाओं की, 1.20 बिना काम की फुर्सत। मतलब ये जो रिपोर्ट है एक पूरी स्टडी करके निकाली गई है। बोला जाता है कि महिलाएं अधिकतर गप्पेबाजी करती हैं, लेकिन जो यहाँ पर पुरुषों का एवरेज निकला है वो ज़्यादा बैठ रहा है महिलाओं से। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद में महिलाओं की भागीदारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें काफ़ी बढ़ाई गई। वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान समाज हमें देखने को मिलता है ऋग्वेदिक काल से, और आज भी जो हमारा समाज है वो पितृ प्रधान ही है। यानी कि जो पुरुष हैं उनको उनके वंशज चलते हैं, उन्हीं के नाम पर हम देखते हैं महिलाओं के नाम जो है उन्हीं के नाम से जोड़े जाते हैं। शादी के बाद पति का नाम लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं के साथ कितने इंसिडेंट होते हैं हम सब देखते रहते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं, यानी कि स्कूली परीक्षा में किस प्रकार के परिणाम है महिलाओं के करते हैं। तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं जो लड़कियां हैं वो एग्जाम में ऐसे टॉप करती हैं कि लड़कों को भी पीछे छोड़ रही हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। लड़कियां जी जान से पढ़ती हैं, टॉप करती हैं, लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लाती हैं, लड़कों से ज़्यादा बेहतर होती हैं पढ़ने में, लेकिन जो आगे की कॉलेज वाली पढ़ाई होती है वो उनको नहीं करवाई जाती है, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो लड़के हैं वो बाद में कमा करके उन्हें देते हैं, यानी कि जो माँ बाप हैं वो भी इस सोच को देख के ही पैसा लगाते हैं लड़के और लड़कियों पर कि वापस आएगा, लड़के वापस करते हैं। लेकिन लड़के क्या है कि लड़की पढ़ लिख करके दूसरे घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो उसका पैसा तो उनका रहेगा ही नहीं, तो ज़्यादातर लड़कों पर पैसा लगाया जाता है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। यही कारण है जो महिलाएं हैं वो हमें ऊंचे पद जो हैं उन पर जॉब करती हुई काफ़ी कम नज़र आती हैं। हालांकि लड़कियां एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुकी हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत आगे निकल चुकी हैं, टॉप करती हैं, लेकिन जो आगे की स्टडी होती है वो उनको नहीं करवाई जाती, जिसके कारण वो जो हायर जॉब है उस पर भी नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पर क्या है कि मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वह लगातार काम करती रहती हैं। अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं। यानी कि हमारे समाज में जो काम माना जाता है वो एक आय का सोर्स माना जाता है, जिससे इनकम होगी उसको हम काम मानेंगे कि वो काम है। जो घर का काम है उसको काम माना ही नहीं जाता है। तो भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा काम करती हैं, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो अपने ही घर का काम करती हैं, इसलिए उसको पैसे नहीं मिलते, और इसी कारण से उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियमों में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। हम देखते हैं वही काम पुरुष कर रहा हो और वही काम महिला कर रही हो, तो महिला को जो तनख्वाह है वो कम दी जाती है, भले ही दोनों के काम समान ही क्यों ना हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के ही चाह होती है, जैसे कि हम भारत की स्थिति पहले से देखते भी हैं, जिसके बाद में अल्ट्रासाउंड में जो जेंडर बताने की मतलब जेंडर बताया जाता था अल्ट्रासाउंड करके पहले, उसके बाद में हमने देखा जो लड़की की रेटिंग है, बर्थ रेटिंग, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। और इसी के चलते क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसने इस प्रकार का जो जेंडर डिफाइन है उसको करना मना कर दिया कि आप अल्ट्रासाउंड यानी कि बर्थ से पहले जेंडर नहीं बताएंगे कि लड़की है या लड़का है। और इसी के चलते आज भी हमारे यहाँ इसको बैन किया हुआ है, जबकि बाहर के देशों में बता देते हैं, क्योंकि लड़कियों की हत्याएं की जाने लगी थी, पैदा होने से पहले ही उनको जो है मार दिया जाता था। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से
पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी जो नंबर है, इतनी जनसंख्या कम हो गई थी। इस पोस्टर में दिखाया गया है साउथ एशिया रीजनल कंपेंड, तो 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया। उनके साथ अत्याचार वाली घटनाएं हम देखते हैं, कई बार उनकी हत्या वगैरह कर दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को उत्पीड़न करती हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं ससुराल वाले दहेज के लिए जलाकर मार रहे हैं, कहीं घर वाले ही मार दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। शहरों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या है कि मैप दिया गया है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें 0 से 6 वर्ष की अगर हम अनुपात देखें स्त्री और पुरुष के बीच में, तो 951 से अधिक अगर हम देखें तो ये जितने भी पिंक वाला एरिया दिख रहा है वो हमें देखने को मिल सकता है। 926 से 950 के बीच में ये ग्रीन वाला, 901 से 925 के बीच में ये डार्क येलो। तो ये सारा जो पूरा नक्शा है यहाँ पर जो है, मतलब बर्थ रेट जो अनुपात है दोनों के बीच में, वो इन जगहों पर दिखाया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ कितना है। पितृ प्रधान क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है। पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। पितृ प्रधान का तात्पर्य है जहाँ पर पितृसत्तात्मक, यानी कि जो पुरुष है उसकी सत्ता हो, यानी कि जो पिता है उनका वंश चलेगा, फिर उनके जो बेटे होंगे, यानी कि जो बड़ा बेटा होगा उसका चलेगा, मतलब बेटों की सत्ता। एक तरह से जो पुरुष समाज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है मतलब चार्ट दिखाया गया है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या, यानी कि जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर संसदों में, विश्व में जितनी भी औरतें हैं, मतलब औरतों की संख्या संसदों में कितनी है किस किस देश में। अमेरिका की उत्तरी और दक्षिणी में, यहाँ पर नंबर सही से दिखाए नहीं गए। भारत में तो कितना कम है, 11.8% केवल। भारत में बहुत कम है अभी भी। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको एक तो राजनीति में जाने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो राजनीति को ही बहुत गंदा बताया जाता है, इसलिए महिलाओं का शोषण भी कई बार हमें राजनीति में देखने को मिलता है। और महिलाओं को इतने आगे तक जाने नहीं दिया जाता, उनकी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और राजनीति तो वैसे बहुत गंदी बताई जाती है। तो महिलाओं का रेटिंग जो है राजनीति में आज भी हमारे यहाँ बहुत कम है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, जब तक महिलाएं खुद सत्ता में नहीं आएंगी, राजनीति में नहीं आएंगी, उनकी समस्या को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि समस्या वही समझ सकता है जिस पर गुजरती है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। आज भी बहुत कम महिलाएं हैं हमारी जो राजनीति में हैं। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका की कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो अपने हिसाब से फैसले दिलवाते हैं। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हमारे देश की फर्स्ट लेडी पीएम जो थी इंदिरा गांधी, जब उनको पीएम बनाया गया था तो ये सोचकर पीएम बनाया गया था कि ये तो एक औरत है, पूरा जो कंट्रोल है वो मंत्रिमंडल संभालेगा, यानी कि जिन्होंने उनको पीएम बनाया था कि देखने के लिए ये पीएम है, बाकी सारी जो शक्तियां वो हमारे पास रहेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी काफ़ी सख्त थी, उन्होंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा था, पूरे सब
सिस्टम को अपने हाथ से कंट्रोल किया था उन्होंने। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। जैसे कि हमारे यहाँ महिलाओं की सीटों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है और इसी को देखते हुए, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसी को देखते हुए रिजर्वेशन दिया गया है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं और इसी प्रकार से अब जो हमारी विधायिका और लोकसभा हैं उनमें भी महिलाओं के लिए 1/3 पद रिजर्व कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसमें भी समस्या है। यानी कि सीटें रिजर्व कर दी, उस पर औरतें भी खड़ी होती हैं, उस पर जीत भी जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो इनके हस्बैंड होते हैं, जो इनके पति होते हैं, सत्ता वो चला रहे होते हैं। ये सिर्फ नाममात्र की प्रधान होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक भी पेश किया गया था, पर कई दशकों से वह लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। बहुत पहले से इसकी मांग उठ रही थी कि जो लोकसभा है हमारी, जो विधायिका है, उसमें महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएं, लेकिन 2023 में जाकर के जो है ये बिल पास हुआ। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको क्या लाभ मिल पाना संभव था? धार्मिक सांप्रदायिकता और राजनीति अगर हम देखें, यहाँ पर पारिवारिक कानून किस प्रकार से हैं, तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। जो हमारे धर्म को लेकर के कानून हैं वो सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं। अब यहाँ धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति को अगर हम देखें तो अब एक कदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें। अभी तक हमने महिला और पुरुष के आधार पर समाज का में जो असमानता और भेदभाव वाली चीजें थी उनमें हमने देखा। अब धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। यानी कि जो लैंगिक असमानता है वो हमें कहीं भी देखने को मिल जाती है, पूरे विश्व में वो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। जबकि धार्मिक विभिन्नता जो है वो कुछ देशों में मिलती है, हर कहीं नहीं मिलती है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हम मुस्लिम में देखते हैं, जो मुस्लिम है उसमें शिया और सुन्नी 2 पार्टों में बटे हुए होते हैं मुस्लिम, इनके बीच में भी मतभेद रहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले हों लेकिन अलग अलग तरह से एक ही ईश्वर को पूजते हों, उसमें भी मतभेद हो जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर दिया गया, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। नैतिक मूल्य यानी कि जो उसमें एक अच्छी बातें बताई जाती हैं उससे है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म से, कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख वगैरह, उससे उद्देश्य नहीं था उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं उन्हीं को मान करके राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो राजनीति है वो चलनी चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो धर्म की मतलब जो धर्म है कट्टरपंथी वाला या गलत तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अशोक को पढ़ते हैं, अशोक भी धर्म की बात करता है और अशोक के धर्म में बताया जाता है जो नैतिक मूल्य हैं, जो आपके कर्म है, उनको सुधारने पर ज्यादा जोर दिया जाता है और यही चीज जो है राजनीति में लाई जानी चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूहों ने मांग की कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं उनको बचाया जाना चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं।
लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता क्या है? तो समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, यानी कि किसी एक धर्म को ही जो है पूरे राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़ा खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, यानी कि वहाँ पर दंगे फसाद होंगे ही। अगर हम अपने आप को सुपीरियर माने और दूसरे को कमतर आंके तो उसमें क्या होगा कि दंगे फसाद होंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है, यानी कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो किसी एक धर्म को ही बढ़ावा देता है तो ऐसे में जो समस्या है वो और भी ज्यादा पनपती हैं। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है, यानी कि जो राजनीति है उसमें अगर हम धर्म को एंटर करते हैं तो उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को अलग अलग होंगे और उनमें टकराव भी होगा ही। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जो सांप्रदायिकता है वो राजनीति में अलग अलग रूप ले सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। यानी कि जो सांप्रदायिकता होती है उसमें एक धर्म को उच्च मानते हुए दूसरे धर्म को कमतर जो है माना जाता है, जिसके कारण जो है भेदभाव जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं, असमानता उत्पन्न होती है और दंगे फसाद होते हैं। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देने देते, जबकि हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। यानी कि ये अपनी सोच है बस। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। यानी कि जो धार्मिक संप्रदाय है उसमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि उसी धर्म के लोग राजनीति अब उनकी सत्ता में आए ताकि उनके जो धर्म है उसको बढ़ावा मिले। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है, बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम होता है। जब सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति में आ जाती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि नए नए हथकंडे अपनाते हैं जो राजनेता हैं कि वोट के नाम पर अपने धर्म को बढ़ाते हैं, ये वो। तो इससे क्या है कि जो भेदभाव है वो समाज में उत्पन्न हो जाता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं।
कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। जो धर्म है उसके आधार पर लोगों को मारा पीटा जाता है। ये क्या है? ये नरसंहार होता है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हमने देखा था जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और दो देश बनकर उभरे, तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ किस प्रकार से नरसंहार और हिंसा फैल चुकी थी। धर्मनिरपेक्ष शासन कैसा होता है? तो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है जिसको खत्म करना आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। हमने जो 9th क्लास की बुक थी उसमें देखा था इन सब के बारे में। जो सांप्रदायिकता है उसने काफ़ी बड़ी चुनौती खड़ी की हुई है भारत के सामने। इसीलिए हमारे जो संविधान कर्ता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन को अपनाया था। धर्मनिरपेक्ष शासन में क्या है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। जैसे कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजकीय भाषा है हिंदी, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा भारत है, यहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं मान्यता दी गई, यानी कि देश का कोई धार्मिक राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र है उसमें कोई एक धर्म नहीं है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। जो हमारा संविधान है वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, सभी जो धर्म है उनको बराबर आज़ादी देता है। किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म मानने का, अपने धर्म को परिवर्तित करने का पूरा अधिकार है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकार है जो अपना धर्म है उसको बनाए रखना। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे ये छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। जब शासन यानी कि किसी राष्ट्र में धर्म के नाम पर कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मनुष्यों की हत्या होती है, या फिर जो है कि क्या हो रहा है कि किसी एक धर्म के नाम पर छुआछूत जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, असमानता देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि राज्य अपना हस्तक्षेप उसमें कर सकता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है जिसके आधार पर पूरा देश बढ़ सकता है। एक खतरा है हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। जाति और राजनीति में अगर हम देखें, अभी हमने धर्म के आधार पर देखा, अब हम देखते हैं जाति के आधार पर। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी, महिला और पुरुष के आधार पर और धर्म के आधार पर। अब हम देखते हैं जाति के आधार पर। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष देखते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है और क्या इससे हानि होती है। वर्ण व्यवस्था अगर हम देखें तो जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे हमें नजर आते हैं। यानी कि एक तरह से क्या है कि सीढ़ी नुमा संरचना है जाति, जिसके आधार पर ऊपर नीचे वाला सिस्टम इसमें होता है। जातिगत असमानताएं किस प्रकार से हैं, तो लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। यानी कि जो हमें लिंग यानी कि महिला और पुरुष में असमानता और विभाजन है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। धर्म के आधार पर भी हमें जो है हर जगह देखने को मिल जाता है, या हर जगह में नहीं तो बहुत ज़्यादा जगह पर, बहुत सारी जगह पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो जाति आधारित विभाजन है वो केवल हमें हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद है। हमारे यहाँ जाति के आधार पर क्या है कि उनके श्रम यानी कि वो क्या काम करेंगे ये भी डिफाइन कर दिया गया है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक आदिवादी और स्थायी रूप है
जिस प्रकार से पेशा हम देखते हैं, किसी का बाप बिजनेसमैन है तो हम देखते हैं उसका बेटा भी अधिकतर बिजनेस ही संभालता है, अपने पापा के काम को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा जाति वाला सिस्टम है, उस जाति वाले सिस्टम में हमारे यहाँ बाप की जाति को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि जो पिता की जाति थी वही पुत्र की जाति है, फिर उसके पुत्र की जाति, यही वंशानुगत चलता रहता है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध होता है। यानी कि जो एक जाति वाले लोग हैं, एक सर्कल है, इनकी जाति है, मतलब मानो पंडित हैं, तो ये क्या करेंगे, इनके साथ तो खाना पसंद करेंगे और इन्हीं में आपस में शादी करना पसंद करेंगे। बाहर वाली जाति से ये लोग नहीं कर सकते। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो जाति के आधार पर जो है असमानता और भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं अपने समाज में। वर्ण व्यवस्था अगर हम देखें तो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी, जो 9th क्लास की बुक थी, उसमें हमने देखा था इसके आधार पर। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया, ताकि जो असमानता है वो फिर से ना पनप सके। और असमानता जब जब बढ़ती है तब तक देश बंटने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। देश में असमानता बढ़ने पर देश में दंगे फसाद होते हैं। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। पहले जिस प्रकार से जाति बहुत जटिल व्यवस्था थी, आज के टाइम में हम देखें तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। आज भी हमें जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन इस लेवल का नहीं जैसे पहला था। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। जिस प्रकार से 100 साल पहले जब जो है मतलब उस टाइम का व्यक्ति अगर आ जा करके देखे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। जाति को लेकर के समाज अलग अलग बदलाव लाती है, जिसमें हम रिजर्वेशन देख सकते हैं। जो जाति के नाम पर लोग पिछड़ गए थे उनको साथ में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, जो कि SC ST वाली कम्युनिटी हम देखते हैं। शूद्रों के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया गया था उस टाइम पर, तो उनको साथ लाने के लिए अब हम रिजर्वेशन सरकार इनको देती है। समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट असंवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार से जाति के नाम पर जो समाज बटा हुआ था वो हमें आज भी दिखाई देता है, यानी कि पूरी तरह से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई। छुआछूत आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। जो रूढ़िवादी गाँव है वहाँ हमें अक्सर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। यानी कि जिनको पहले से शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा उनके कब्जे में थी, जिसमें हम देखते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी, वो आज भी जो उच्च पद हैं उन पर यही लोग दिखाई देते हैं। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनका दिमाग तक मार दिया गया था, उनको इतना दबाया गया कि जो उनकी सोच है वो तक खत्म हो चुकी थी। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़े जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। जाति और आर्थिक हैसियत से क्या है,
कि हम देखते हैं उनके आधार पर भेदभाव होता है। राजनीति में जाति का किस प्रकार से योगदान है, तो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है कि यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, यह नहीं है। राजनीति में जाति रूप जो है वो ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो एक वोट एक मूल्य और एक व्यक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, सभी को वोट देने का अधिकार वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसने काफी हद तक समाज में समानता लाई। जो पिछड़े लोग थे उनको भी समाज में आगे बढ़ने का मौका मिला। शहरीकरण क्या है, तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बस जाना, इसको हम शहरीकरण कहते हैं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कई कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए, कौन सी हैं। तो देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जाता है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। हम देखते हैं जिस इलाके में हम देखते हैं जहाँ पर ज्यादा एक जाति के लोग हैं तो वहाँ से उसी जाति का एक मेंबर खड़ा किया जाता है, जिसको अक्सर लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि अपनी ही जाति का है, अपना है तो हमारे लिए काम करेगा। मतलब वो ये नहीं देखते वो किस प्रकार का इंसान है, क्या उसके अंदर खूबियां हैं, उस पर क्या कुछ केस लगे हैं या क्या है, कुछ नहीं देखते। अगर अपनी जाति का है तो ये सोच कर देते हैं हाँ भाई अपनी जाति का है इसको वोट दो। अगर अपने धर्म का है तो धर्म में भी ये होता है, धर्म के नाम पर वोट दी जाती है, फिर बाद में कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों की हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति कैसी है, तो अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, यानी कि राजनीति में जो जाति है वो किस प्रकार से होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति
के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज अनेक रूप ले लेती है। जैसे हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, तो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती हैं, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल जो है वो होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति के दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को बढ़ावा देता है। तो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति में जब इनको लाया जाता है, तो यहाँ पर हम भेदभाव और टकराव और हिंसा वाली चीजें जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में दिया गया है। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना है वो होती है, उसमें जो धर्म वगैरह है, नागरिक क्या काम करते हैं, कितने मेंबर हैं, कौन क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस घर में, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारी चीजें इसमें ऐड की जाती हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं, ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज किया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए चार्ट में इसको दिखाया गया है। आजादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू और ईसाई, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया है, जब समिति बनाई गई थी इसके लिए, कि आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह जो बढ़वार 3-4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। यह बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूह में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं।
जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जातियों में, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगलों इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेलजोल नहीं होता है। नहीं तो 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जातियों का हिस्सा जो था वो 8.6% था। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं जनगणना में उनको नहीं गिना जाता। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी, 9th क्लास की बुक में हमने देखा था। इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी लगभग 3/4 है। यहाँ पर चार्ट दिया गया है जाति के आधार पर। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011, अभी 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन 2021 में हुई नहीं क्योंकि उस टाइम पर कोविड-19 था और लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके बाद अब क्या है कि 2026-27 में सुन रहे हैं कि जनगणना होगी फिर से। तो यहाँ पर हिंदुओं की आबादी अगर हम देखें तो 79.8% हमें दिखाई दे रही है। मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, और इसमें जो अन्य और भी धर्म वगैरह होंगे जिसमें हम देखते हैं बौद्ध में 0.7%, जैन में 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, कोई धर्म नहीं जो नास्तिक होते हैं वो 0.2% यहाँ पर बताए गए हैं। यानी कि जो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं वो यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है कि जो वोट बैंक है, वोट बैंक यानी जातियाँ देखी हमने, जातियों के नाम पर जो हमारे राजनेता होते हैं वो वोट लेते हैं और फिर इस जाति को बढ़ावा देते हैं। ये कई बार हम देखते हैं। जातिगत असमानता किस प्रकार से होती है? तो आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जिनको अछूत मानते थे, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म के औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटी की स्थिति में बनाए रखा है उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नया तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और धार्मिक आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। हर जाति में हमें बहुत अमीर भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत गरीब भी देखने को मिल जाएंगे। 20 या 30 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूंढने से मिलता था। जो निचली जातियां थी उनको इतना मौका ही नहीं मिलता था कि वो अमीर बन सके। जब से उन्हें मौका मिला है तो हमें अमीर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों में मापा जाता है, अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब, जबकि पिछड़ी जातियों की जो है बीच की स्थिति है। हर जाति में गरीब लोग हैं। भारी दरिद्रता में, सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज्यादा बड़ी संख्या में सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, जहां यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है, निचली जातियों का अनुपात बहुत कम है। यानी कि अमीर हमें सभी जातियों में मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें अमीर देखने को मिलते हैं वो ऊंची जातियों में देखने को मिलते हैं आज भी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत कितना है? 1999 से 2020 का ये सर्वेक्षण है। जाति और समुदाय ग्रामीण और शहरी इलाकों में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में जो ग्रामीण है उसमें 45.8, शहरी में 35.6, अनुसूचित में 35.9 या 38.3, अन्य पिछड़ी 27 और यहाँ पर 29.5, मुसलमान अगड़ी जातियाँ जो हैं वो 26.8 और यहाँ पर 34.2, ईसाई हिंदू अगड़ी जाति 11.7, 9.9 ईसाई, और ये सब जो है यहाँ पर बांटी गई हैं। यहाँ अगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का या पिछड़ी जातियों के अंतर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह जो 327 रुपये हैं। ग्रामीण और शहर में 455, क्योंकि शहर में खर्चा ज़्यादा होता है तो उस आधार पर बांटा गया है। रुपये से खर्च जो है कम खर्च करने वाले लोग होते हैं।
तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उस टाइम का, जिसके आधार पर रिपोर्ट दी गई है। तो इस चैप्टर में हमने देखा असमानताएं महिलाओं के साथ, उनका काम करने के बाद भी कुछ वैल्यू नहीं होती है, जाति के नाम पर दंगे फसाद, धर्म के नाम पर राजनीति में जो है बंटवारा होता है, असमानता भेदभाव होता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही।